हर एक आम शहरी का राइट है FIR करना। अगर वो कोर्ट से ऑर्डर लेके जाता है उसका भी राइट है FIR करना। अब इशू कहाँ पर आता है कि पुलिस रूल्स में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना आपके CRPC में ऐसी कोई चीज़ है। जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे फौरन आपके सामने एक कदगन लगा दी जाती है। इन द वे दे डील इन द पुलिस स्टेशन आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। कभी ड्यूटी ऑफिसर कहाँ पर है, कभी हेड मोरर कहाँ पर बैठा हुआ है, ना रोज नामचा खुलता है, एक अंबार दुकान का लगाया हुआ है। जो बार एसोसिएशंस हैं, कराची बार एसोसिएशन या इन जनरल कोई भी बार एसोसिएशन, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, उनके फंड्स, उनके रिसोर्सेज वो कहाँ से मैनेज करते हैं? क्या गवर्नमेंट फंडिंग्स आती हैं? जितनी भी चीज़ें, आई एम कैप्टन ऑफ द बोर्ड एंड ऑल द पावर्स आर वेस्टेड विद मी। किसी भी चीज़ को कॉरेस्पॉन्ड करना है विद इन द कोर्ट्स, प्रेस, मीडिया, अपनी बार एसोसिएशन। स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लिटिगेंट्स भी काफ़ी परेशान भी होते हैं, सम टाइम जो लॉयर्स होते हैं वो भी इस चीज़ से कई बार उकता जाते हैं बिकॉज सबकी प्रैक्टिस सफ़र कर रही होती है। इतनी ज़्यादा स्ट्राइक्स क्यों बार एसोसिएशन कर रही हैं? जो हम बबरलो में बैठे थे वो एक पूरे पाकिस्तान की कॉल थी। हमने एक बड़ी कॉल देनी है स्ट्राइक की, फिर हम टोकन स्ट्राइक्स पे गए। सम टाइम या मैनी टाइम पुलिस वाले गलत होंगे, बट सम टाइम ऐसा होता है कि जो लॉयर्स भी जाके FIR नहीं बन रही होती बट वो खुद लिखवाना चाह रहे होते FIR। दैट इज़ रॉन्ग। जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं, जो सीनियर वकला हैं, वो भी ये कहते हैं कि एक वकील का काम अदालत में है, अदालत का ऑफिसर है वो, उसका काम कभी भी थाने जाना है ही नहीं। आई नो मैनी पीपल जो कि ये बात तो करते हैं लेकिन वो खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। बड़ी मैं आपसे सीधी बात करूँ, और अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो वो बहुत सारे पुलिस वालों के साथ जान पहचान रहती है तो पीछे से चीज़ों को मैनेज करवा रहे होते हैं। तमाम वकील और वो पुलिस ऑफिशियल्स हम एक दूसरे का एहतराम भी करते हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी जानते हैं और कानून पे अमल भी करना जानते हैं। हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, हमारा ताल्लुक इतना गहरा है, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जब वहाँ पे आज़ाद अदलिया का नारा लगाया तो पब्लिक ने 2 हाथ ऊपर किए, जब वहाँ पीका की बात की तब भी 2 हाथ ऊपर किए, जब वहाँ पर ज़मीन बचाने की बात की तब भी 2 हाथ ऊपर किए, जब वहाँ पर पानी की इनकी बात की तब भी दोनों हाथ ऊपर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में वकला इत्तेहाद यानी वकला की यूनिटी बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो बार एसोसिएशंस का है। ये बार एसोसिएशंस क्या होती हैं? बेसिकली वकला की तंजीमें होती हैं जो वकला को जोड़े हुए रखती हैं। और माजी में हमने ये भी देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे जब भी बुरा टाइम आया है या कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी एब्रोगेट करने की बात की गई या उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन किया गया तो बार एसोसिएशंस जो हैं वो फ्रंट लाइन पे हमेशा रही हैं टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज इसी सिलसिले में कराची बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब गुलाम रहमान कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़े थे। हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें जानी कि आजकल हम ये चीज़ देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स हो रही हैं, बार धरने पे रहती है ज़्यादातर और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बार्स को लेके। अभी अगर रिसेंटली भी हम देखते हैं तो 6 कनाल वाला जो इशू था, जो दरिया सिंध पे 6 कनाल बनाए जा रहे थे, उस पर कराची बार एसोसिएशन बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और कई दिनों तक धरना भी दिया। तो आज सारी चीज़ें हमने जानी गुलाम रहमान कुरैशी साहब से। 26 अमेंडमेंट के बारे में भी बात की, उसके अलावा मिलिट्री ट्रायल्स की जो 7 मई 2025 को जजमेंट आई है उस पर हमने उनसे तबसरा करवाया, और उसके अलावा जो इन जनरल जो रिलेशंस हैं बार के और पुलिस के, जो क्लैशेस होते हैं, इन चीज़ों को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, नेगेटिविटी को किस तरह से ख़त्म किया जाए, इन सब चीज़ों पे बात हुई है। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल दी एंड। सर, थैंक यू सो मच, आप वंस अगेन तशरीफ़ लाए हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। लास्ट टाइम जब आप तशरीफ़ लाए थे तो आप KBA के सेक्रेटरी जनरल के कैंडिडेट थे, नाउ यू आर जनरल सेक्रेटरी ऑफ कराची बार। सो कैसा जा रहा है अभी तक आपका टेन्योर? थैंक यू सो मच। सबसे पहले कि इट्स बीन ऑलवेज गुड टू सी यू एंड योर चैनल। पहले हम जिस तरीके से स्ट्रगल करते आ रहे थे, नॉट एज अ कैंडिडेट ओनली बट मेंबर ऑफ द रिस्पॉन्सिबल बार एसोसिएशन एंड हैविंग serving as a secretary with the mandate, तो it's always good कि आप कम से कम प्रिंसिपल स्टांस पे बात कर रहे हैं और आपके मेंबर्स उन तमाम चीज़ों में आपके साथ खड़े में अप्रिशिएट नहीं कर रहे बल्कि वो आपके साथ हमेशा खड़े में, चाहे हम कहीं पे भी किसी भी चीज़ को गलत करते हैं। तो ये बड़ी सेटिस्फाइंग एक आप कह सकते हैं कि जर्नी है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सो व्हाट्स डिफरेंस बीइंग कि आप सोचते हैं कि हम इलेक्ट हो जाएं और होने के बाद क्या वो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो
पूरी होती हैं या देयर इज़ समथिंग डिफरेंस, कोई डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो आप शायद फ़ोरसी नहीं कर पा रहे होते जब तक आप वो मेंबर इलेक्ट नहीं होते? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो अल्टीमेटली आपके पास जब एक 30,000 के करीब मेंबर्स हों, उनमें से मोस्टली लिटिगेशन से ताल्लुक़ रखने वाले आपके मेंबर्स हैं। बाकी इन हाउस और कॉर्पोरेट से रिलेटेड आपके मेंबर्स हैं, जो अपने डिफरेंट एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ के तहत सर्व कर रहे हैं, इस प्रोफ़ेशन को आगे लेके जा रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज़ अ हेड ऑफ एक इदारे की आपकी बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात आप छोटे-छोटे इश्यूज़ को देख रहे होते हैं और वो इतना ज़्यादा आपको उलझा देते हैं कि आप एक बड़ी चीज़ को, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको आप अचीव नहीं कर पा रहे होते। या बाज़ औक़ात आप बड़े ऑब्जेक्टिव के पीछे जाते हैं और छोटी-छोटी रोज़मर्रा की चीज़ें, डे टू डे अफ़ेयर्स की आपकी इफ़ेक्ट होती हैं। तो आई बिलीव आपकी फिर टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कि आपकी कैबिनेट के अंदर कौन लोग हैं, क्या वो उतने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप डेलीगेट कर पा रहे हैं। आप इफ़ यू आर अ लीडर, इट्स नॉट, इट डजंट मीन कि आपने सिर्फ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने कंधे पे रखनी है। आपने लोगों को ये समझाना है कि हम एज अ टीम काम कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशंस भी आई हैं, और एंड द अदर रीज़न हाई एक्सपेक्टेशन, कि हमारे पास अब मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो यंगस्टर्स और प्रोफेशनल्स हैं। अब वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रहमान और एक्स वाई जेड, अगर हमने उनको वोट्स दिए हैं और उनके साथ हमने सपोर्ट किया है, तो ये रिफॉर्म्स लाएंगे, ये प्रिंसिपल स्टांस पे बात करेंगे, ये हमारे लिए ट्रेनिंग सेशंस करेंगे, और यहाँ पर कोर्ट विसिनिटी में इन्वायरमेंट पे काम करेंगे। तो आई बिलीव आई हैव सो फार अपनी कैबिनेट के साथ, आप जितने भी इश्यूज़ हैं, उसमें उन एक्सपेक्टेशंस को टीम वर्क के साथ मीट करने के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और जो कि हो भी रहे हैं। जहाँ तक बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से और महसूस करने से ही होती है। अगर आप आएँ और आप चले जाएँ, ये 1 साल गुज़र जाता है। लोग आपके काम और किरदार को याद रखेंगे, आपकी पोलाइटनेस और आपकी एफिशिएंसी को देखेंगे कि आप कितना अच्छा काम ज़िम्मेदारी से करते हैं। एग्जैक्टली। लास्ट टाइम सर जब आप आए थे हमने कुछ फाइनेंस पे बात की थी, तो आपने कहा था जब मैं बार का मेंबर बन जाऊंगा देन आपको इस चीज़ पे शायद मैं बेहतर जवाब दे पाऊँ। सो मैं आज ये आपसे जानना चाहूँगा कि जो बार एसोसिएशंस हैं, कराची बार एसोसिएशन या इन जनरल कोई भी बार एसोसिएशन, उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं? जो भी फंड्स वो मैनेज कर रहे होते हैं, चीज़ें वो कर रहे होते हैं, उनके फंड्स, उनके रिसोर्सेज वो कहाँ से मैनेज करते हैं? क्या गवर्नमेंट फंडिंग्स आती हैं या कहीं और से वो फंड्स अरेंज होते हैं? देखिए, हमारे पास बदकिस्मती से बार एसोसिएशंस ने हमेशा लेफ़्ट एक अपना स्टांस रखा है। लेकिन उसमें बहुत से अच्छे ऐसे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, या आपकी लॉ मिनिस्ट्री से आपका ताल्लुक़ होता है, वो आपके फंड्स आते हैं। अब जिस चीज़ को मैं आगे परस्यू करने जा रहा हूँ, वो ये है कि लीगल प्रैक्टिशनर्स को लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बार एसोसिएशंस में एड इन ग्रांट मिलती है। वो अब तक हमें मिली नहीं है, जो कि हमारा राइट है। नंबर 2, उसमें यंगस्टर्स को स्टाइपेंड्स मिलनी चाहिए। अब जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारे पास बहुत लिमिटेड है। अब कराची बार मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास ज़्यादा बेहतर बार है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, स्पेसेस हैं, जिनसे हम अपने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बट द एक्सपेंसेस आर वे टू मच। उसके लिए फिर हम डेफिनेटली, हमें कहीं से एड ग्रांट मिलती है, जिसके बाद वो सारी चीज़ें मीट आउट होती हैं जो हमारे डे टू डे अफेयर्स होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ज़्यादातर उन बार्स को आजकल पसंद कर रही है जो इन इन हालात में, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ चल रही होती है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको एक ही ज़ाविये में तमाम बार्स को देखना है। अगर इदारे के तौर पे या गवर्नमेंट किसी को फ़ंड दे रही है, वो फिर बार एसोसिएशंस को बगैर तफरीक जाना चाहिए। लेकिन एक और चीज़, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के अंदर भी एक फंड्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ में यंग एडवोकेट्स को या प्रोफेशनल्स को जाने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास ज़रा सा, वहाँ पर भी एक इश्यूज़ मैंने देखे हैं कुछ एनजीओज़ के, जिनको उन्होंने मंजूर नज़र लोगों को दिया हुआ है। तो उसके रिलेटेड जब आप वेलफेयर की बात करेंगे, तो आप वेलफेयर एक ना सिर्फ तकनीकी तौर पे ये कहेंगे कि आप मेंटेन कैसे करें, बल्कि आप ये देखेंगे लोग भी ज़हनी तौर पे फलाह उनकी हो रही है, उनको केसेस मिल रहे हैं, उन केसेस में बार क्या उनकी मदद कर रही है, या बार कामयाब हो रही है उन ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट से
उस तरह के फंड्स को लाने में जिसके तहत वो अपने मेंबर्स को जो कि प्रोफेशनल हैं उनको आगे प्रमोट करें। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कनेक्टेड हैं। अच्छा सर, हम पाकिस्तान में देखते हैं बहुत सारी बार्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, कराची में कराची बार है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, मलीर बार एसोसिएशन है। इस तरह से ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत सारी बार एसोसिएशंस हमें देखने को मिलती हैं। बार काउंसिल्स भी हैं। बार काउंसिल्स का तो चले हमें रोल पता है। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि बार एसोसिएशंस का मेन रोल क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, और सेक्रेटरी जनरल यानी जनरल सेक्रेटरी जो होता है, इसके पर्टिकुलरली क्या फंक्शंस होते हैं? जो कि आप हैं, आपके क्या फंक्शंस होते हैं इन अ बार? बार काउंसिल रूल्स में जो रेगुलेटेड है, जैसे पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट और हमारी तमाम प्रोविंशियल बार्स को रेगुलेट करती है, और हर सूबे के अंदर अपनी उनकी प्रोविंशियल बार्स हैं। आपका रोल नाम पे आना, नए लॉ ग्रेजुएट को इनरोल करना, उसके बाद कहाँ पर कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिस्ट्रिक्ट बार्स कैसे हैं, क्या उनकी कमिटीज़ हैं। मेनली जो बार एसोसिएशंस हैं वो इलेक्ट होके उनमें जो लोग बैठे होते हैं उनका काम है कि आप इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन में आए पूरे मुल्क के अंदर। अगर कोई गलत कानून बन रहा है तो आप वॉच बैरियर बन के बैठें, टॉर्च बैरियर बने, आप देखें, उसको फोरसी करें। और आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई ऐसी जजमेंट गलत आ जाती है, कोई ऐसा काम गलत हो रहा है, एक्स्ट्रा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया जा रहा है, वो फिर जुडिशल एक्टिविज़म हो रही है, तो आप फिर उन इदारों को वो ख़त लिख के आगाही दें या कन्वेंशन कॉल करें कि हम लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से आपके इन पर्सनल एक्ट से, जो कि फिर अगर अदालत होती है तो अदालत की साख को ख़राब कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स अगर हैं तो वो ओवर स्टेप कर रहे हैं, उनको अपनी लिमिट्स में लाना है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होती हैं, पार्लियामान है। तो हम एक विजिलेंट इदारा रहते हैं, और कोई कानून बन रहा है तो हमसे बेहतर इंटरप्रिटेशन कोई नहीं करता, तो हमें कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये कवानीन आ रहे हैं, आप अपने प्रपोजल्स दें। हर चीज़ को रिजेक्ट करना हल नहीं होता, लेकिन अगर कोई चीज़ ला के आपके ऊपर थोपी जा रही है, उसमें आपको इनवाइट करके आपको डिस्कशन में लाना बहुत ज़रूरी है, और मीनिंगफुल कंसिडरेशन के साथ आप डिस्कशन करें, और आपसे प्रपोजल्स होने चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि कल को अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसकी ज़िम्मेदारी आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपके पास 10 बेहतर एक्सपीरियंस एक्सपर्ट लोग आ जाते हैं। अगर ये, इसको मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ। अगर 26वीं तरमीम को फ़ौरन ला के जुडिशरी को पैरालाइज़ या हैंडीकैप करने से पहले ये बार एसोसिएशन के न्यूट्रल लोगों से कुछ प्रपोजल लेते कि चलें जी 18वीं तरमीम बेहतर नहीं है, जजेस हम अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल लॉबी का कोई आपके पास आता है कि बड़ी बड़ी फर्म से लोग आते हैं, कोई कहता है कि बस एक रिवायत है कि उसके बेटे कोई जज बनना है। तो क्या ये था कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, या एक जो जमात नंबर्स में ज़्यादा है वो बैठी हो, उनके वोट्स बढ़ा दें, जजेस की कंसिडरेशन आप साइडलाइन कर दें, और वही लोग अपीयर भी हो रहे हों, उन जजेस को मालूम हो कि अब हाज़िरी कहाँ पे देनी है, लॉबी कहाँ करनी है, ताकि हम चीफ बन सकें, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड बन सकें। अगर इसके ऊपर 26वीं तरमीम का कोई प्रपोजल बार एसोसिएशन से, यानी कि आज़ाद लोगों से लिया जाता, और वो कॉन्क्रीट मटेरियल जाता कि हम एक ट्रांसपेरेंट मैनर बनाते हैं, जल जिहाद ट्रस्ट के बाद हम एक मेकनिज़म बनाते हैं कि कौन बन सकता है, उसकी मीनिंगफुल कंसिडरेशन क्या हो सकती है, तो इतनी बड़ी तहरीकों की और इतनी अपोजिशन की शायद हमें पेशरफ्त करनी नहीं पड़ती। आज भी मैं ये समझता हूँ कि एक प्रपोजल, कॉन्क्रीट प्रपोजल की ज़रूरत है, जिसमें हम 27वीं तरमीम को लाके इन तमाम इश्यूज़ को ख़त्म करें, और बेहतर ट्रांसपेरेंट मैनर में, मेरिट बेसिस पे, इक्वलिटी बेसिस पे, जिसमें ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ को भी हिस्सा दिया जाए, और वो तमाम लोग प्रोफेशनल्स होने चाहिए, उनका बैकग्राउंड लिटिगेशन का होना चाहिए। तो ये बार एसोसिएशन का काम और बार काउंसिल का होता है कि वो कंसल्ट करवाएं भी और प्रपोजल्स भी दें, विजिलेंट रह के। तो एज जनरल सेक्रेटरी आपका क्या फंक्शन होता है उसमें? रोल पर्टिकुलर रोल। जो एक आखिरी सवाल का सेगमेंट था, कराची बार के जनरल सेक्रेटरी बाय लॉज के मुताबिक जितनी भी चीज़ें, आई एम कैप्टन ऑफ द बोर्ड and all the powers are vested with me. President is always
द कंसल्टेशन ऑफ द जनरल सेक्रेटरी इन द कैबिनेट, लेकिन किसी भी चीज़ को कॉरेस्पॉन्ड करना है विद इन द कोर्ट्स, प्रेस, मीडिया, अपनी बार एसोसिएशन से रिलेटेड किसी चीज़ को इशू करना है, मीटिंग्स कॉल करनी है, एजेंडाज बुलाने हैं, कहीं पे रिप्रेजेंट करना है, और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव विमेन ऑर्डर्स अगर इशू करने हैं, उन पे डिसीजंस लेने, तो बाय लॉज के मुताबिक ही इज़ द ओनली ऑनरी सेक्रेटरी हु कैन परफॉर्म ऑल दी ऑब्लिगेशंस ड्यूटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द बार एसोसिएशन। अच्छा सर, आपने रिसेंटली इलेक्शन जीते एंड ये कहा जाता है कि ये एक महंगा शौक है, तो आप मुझे ये बताएं कितना महंगा शौक है? अगर मैं भी इन फ्यूचर बनना चाहूँ तो मेरी जेब में कितने पैसे होने चाहिए? देखिए, आपके साथ अच्छे दोस्त होने चाहिए। बिल्कुल महंगा शौक भी है, लेकिन आप जब वकील हैं और आप प्रोफेशनल वकील हैं, तो ये फिर तवक्कुल की चीज़ें, अल्लाह ताला खुद ही चीज़ें कर रहा होता है। लेकिन आपकी असल ताकत, और आप अमीर तब जाने जाएंगे जब आपके साथ दोस्त होंगे। फिर आपको ये भी परवाह नहीं होगी कि मुझे ये एक्सपेंस करने या नहीं करने, वो दोस्त वैसे ही फील कर रहे होते हैं। लेकिन आप कभी भी पैसों से इलेक्शन नहीं जीत सकते। आप लोगों का के साथ बेहतर किरदार, और ये किरदार सिर्फ 1 साल का नहीं होता, ये ताल्लुक़ पूरी ज़िंदगी का होता है। लोग आपकी रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कि रहमान कुरैशी पिछले 9 साल हमसे कैसे मिलता रहा। रहमान ने क्या पहले किसी को देना सीखा है? हमाद क्या किसी के लिए आगे बढ़ के काम कर सकता है? क्या 9-8 साल इसने लोगों के साथ वैसे वेलफेयर की है? हर साल तो आप इलेक्शन नहीं लड़ते। जब पहली दफ़ा आप आ रहे होते हैं, आपने हमेशा इलेक्शन नहीं लड़ा होता, लेकिन आपने कुछ अच्छे लोगों के साथ वक्त ज़रूर गुजारा होता है। उन अच्छे लोगों के लिए इलेक्शन कैंपेन ज़रूर की होती है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपका एक सियासी चेहरा बनता है और आपकी परफॉर्मेंस होती है, आपकी प्रैक्टिस होती है, लोग जो आपको कोर्ट रूम्स में देखते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप चले गए, आपने कहा कि चले मैंने 10 बैनर लगा दिए, मैंने आज यहाँ पे चाय के स्टॉल लगा दिए। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, जो कि हमारा एक कल्चर बना हुआ है, और मैंने यहाँ पे कोई 3-4 वलीमों जितनी दावत कर ली, नहीं। आपको लोग देखते हैं कि आपकी कोर्ट अपीयरेंस कितनी है, आपकी पूरे ग्रुप के अंदर आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो आपकी आइडेंटिटी बनते हैं, उनकी कितनी प्रैक्टिस है, उनका किरदार कितना अच्छा है, क्या वो आया वाकई प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं या उनके काम कुछ मशकूक किस्म के रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करूँगा कि आप तब उन तमाम चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं जब आपके साथ मुखलिस दोस्त हों, क्योंकि उनके अलावा आप अकेले कभी भी किसी चीज़ को लेके नहीं चल सकते। एंड आई फील लाइक आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स, जिन्होंने आज तक हर स्टेप के ऊपर, मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ, वो मेरे साथ मोरली नहीं खड़े होते सिर्फ कि नहीं रहमान ने कह दिया तो हम उसके साथ खड़े होने। वो उन चीज़ों को अपने ऊपर बाइंड करते हैं कि यस, हमने इस रीज़न की वजह से तुम्हें सपोर्ट किया था, अगर तुम इस स्टेप को ले रहे हो तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए भी तैयार हैं। ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बाकी जो मॉनेटरी इश्यूज़ आते हैं, डेफिनेटली वो काउंट होते हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप जब मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ेंगे तो आई मस्ट से कि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करने के बाद कुछ फाइनेंसेस होने चाहिए। खाली ये जेब से कुछ नहीं होता। खाली जेब से यस डेफिनेटली कुछ नहीं होता, लेकिन इस बात को मैं यूं ही कंक्लूड करूंगा कि आपके दोस्त अगर अच्छे हों तो वो अपनी जेबें भी हक पे निछावर करते हैं। ये भी एक किसी न हकीकत किसी है। की जेब की तो नहीं खाली नहीं होगी ना। होती हैं, और इससे ये है ना कि एक हमारा कल्चर है, हम उठते बैठते हैं तो हम मेहमान नवाजी कर रहे होते हैं। जो भी दोस्त आते हैं आप उनकी जो खिदमत करते हैं, इवन कभी कभी ये भी होता है कि वो सारे दोस्त अपने लंच लेके आते हैं, कहते हैं चलें ठीक है हम इकट्ठे बैठ के खा लेंगे। इकट्ठे बैठ के खाते हैं। तो ये आपकी खुशियाँ, गम, और एक 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 ऑब्जेक्ट होता है अचीवमेंट का कि हमने ये चीज़ कर रहे हैं एक साथ। तो वो एक इम्पॉर्टेंट आपका एलिमेंट होता है जो आपको टूटने नहीं दे रहा होता है। अच्छा सर, हम रिसेंटली ये चीज़ें देख रहे हैं कि स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लिटिगेंट्स भी काफ़ी परेशान भी होते हैं, एंड सम टाइम जो लॉयर्स होते हैं वो भी इस चीज़ से कई बार उकता जाते हैं, बिकॉज सबकी प्रैक्टिस सफ़र कर रही होती है। एट दी एंड जो लॉयर्स हैं उन्हें अपने क्लाइंट्स को जवाब भी देना है, कोर्ट्स बंद हैं, काम हो नहीं रहा, बेल्स नहीं हो रही लोगों की। सो व्हाई इज़ दैट? इतनी ज़्यादा स्ट्राइक्स क्यों बार एसोसिएशंस नॉर्मली कर रही हैं? देखिए, आप अगर मुझसे पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं तो मैंने, और एज ए जनरल सेक्रेटरी, तो मैंने स्ट्राइक्स को कर्टेल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की, क्योंकि ये एक लास्ट रिजॉर्ट होता है आपके पास।
कि आप अपनी मज़म्मत और उन तमाम इश्यूज़ को जिनको आप डील कर रहे हैं उसको लास्ट में आप ऑप्ट करें। एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम यहाँ से एक 200 वकला का काफ़िला लेके इस्लामाबाद गए। उससे पहले एक इशू चल रहा था हैदराबाद में, रिकरिंग था, SSP एंड ऑल, स्ट्राइक्स चल रही थी। तो हम सॉलिडेरिटी में एक दिन स्ट्राइक करके उसके बाद हम नेगोशिएशंस पे थे कि आप इस इशू को एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें और डिपार्टमेंट्स को क्लैश नहीं करना चाहिए। तो हम जब इस्लामाबाद गए तो 26 अमेंडमेंट के तहत जो अपॉइंटमेंट्स चीफ जस्टिस की होनी थी, उसके बाद जो नई अपॉइंटमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, वो अगेंस्ट थी हमारे मानने, जो मेरा मानना है, फर्मली बिलीव है, और पूरी कैबिनेट भी उस पर राज़ी थी। तो वहाँ पर डायरेक्टली 6-7 दफ़ा क्लैश हुआ कुर्द साहब के साथ, मुनीर मलिक साहब के साथ, मेरे साथ 4 दफ़ा हुआ। और जब 7वीं दफ़ा हम एक्सपोज एक दूसरे के साथ हमारा इनकाउंटर हुआ, DIG इस्लामाबाद के 2 थे, ऑपरेशंस एंड देयर वाज अदर गाय जो कि SSP और DIG थे। तो उन्होंने मुझे एब्डक्ट करने की कोशिश की। पूरी एक 60-70 लोगों का इस्लामाबाद पुलिस का जत्था था और उन्होंने लाठी चार्ज किया स्ट्रेट अवे बगैर किसी उसके। तो मुझसे बहुत पूछा यहाँ कराची पूरे सिंध की कोर्ट के दोस्तों ने। उसमें तो ये भी हुआ कि हमारे वकला सिंध से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से थानों में चले गए। उन्होंने कहा कि अगर ये बात है तो हमें गिरफ्तार कर ले। लेकिन वहाँ मेरी एक स्ट्रेट कॉल थी कि स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अब ये मेरे लिए हो रही है तो ये गलत है। आप ये ना सोचें कि किसी एक बंदे के लिए हो रही है। हाँ, हमारे पूरे कॉज के लिए जब हम नाम उम्मीद हो जाएंगे तो तब हम लास्ट रिजॉर्ट में फिर अपनी तमाम चीज़ों को ख़त्म करके यहाँ ताले लगा देंगे। आजकल जो इश्यूज थे इनके अंदर इम्पॉर्टेंट ये था कि आप एक ऐसे गवर्नमेंट सेटअप से मुकाबले में थे जिन्होंने फेडरेशन एंड प्रोविंशियल बोथ, एंड प्रोविंशियल मींस पंजाब एज वेल, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग पे था, पीछे नहीं हट रहे। वो मंजूर नज़र हैं एक कुव्वत के जो इस मुल्क को चला रहा है, और वो समझते हैं कि हमने जो करना है हम उसी तरीके से कर देंगे। आपने डरना नहीं है। आपके सामने मुज़म्मत आती है, कोई बात नहीं है, अवाम नहीं, हम इनको निकालना जानते हैं। और वहाँ पर अगर जुडिशरी में हमारे पास क्रिपल्ड लोग बैठे हों, वो ये भूल गए हों कि 2007 में हम आपको किस तरीके से जद्दोजहद से लेके आए, आप बजाय उस चीज़ों को जहन में रखते हुए छोड़ें, तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम स्ट्राइक कॉल करें। तो जो हम बबरलो में बैठे थे वो एक पूरे पाकिस्तान की कॉल थी फिर, कि हमने एक बड़ी कॉल देनी है स्ट्राइक की। फिर हम टोकन स्ट्राइक्स पे गए। क्यों? क्योंकि जब आप एक बड़ी कॉल दे के एक मैसेज देते हैं कि हम किसी भी वक्त कोर्ट्स, रोड्स बंद कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स थे, हमारे साथ टीचर्स थे, उन्होंने स्ट्राइक्स की थी, हमने सॉफ्टनेस इख्तियार की। तो कोर्ट्स में हमने फिर टोकन स्ट्राइक्स की कि हमारी जद्दोजहद जो कि यहाँ रूट्स में हमारे साथ नहीं आ सक रहे ड्यू टू सम रीजंस, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स, वो वहाँ पार्टिसिपेट करें और दुनिया को मैसेज जाए कि हम अपने काम रोज़मर्रा करने के बाद 12 बजे के बाद जो हमारी टोकन स्ट्राइक है हम उसको रिगार्ड कर रहे हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ मैसेज टू द जुडिशरी दैट आपको स्ट्रॉन्ग रहना है टू सर्व द पब्लिक, टू सर्व द जस्टिस, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन द रोड्स, वी आर देयर। तो ये स्ट्राइक्स उस हद तक जब आती हैं तो एज अ ऑफिस बेरर आई सपोर्ट इट। अदरवाइज हर छोटी और इलॉजिकल चीज़ों पे हम ना इसे आगे कंटिन्यू रखेंगे और ना हम इसे सपोर्ट करते हैं। वट एवर आई एम स्टेटिंग राइट हियर, दिस इज़ अ स्टांस ऑफ द कैबिनेट एज वेल। हम खुद इन चीज़ों को समझते हैं कि एक वकील का सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि वो कोर्ट्स को में अपीयर हो और प्रोसीड करे, ताकि लिटिगेंट साइल जिन नाउम्मीदियों से निकल के एक इदारे के पास उम्मीद लेके आए इंसाफ की, उसको वो मिलना चाहिए। एग्जैक्टली सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे ये था कि ठीक है, देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड द स्ट्राइक्स, कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, बट उससे कुछ उसके आउटकम्स भी होते हैं। जैसे कि जो लोग जेलों में हैं उनकी बेल्स नहीं लग पा रही, वो अंदर ही हैं। जो लिटिगेंट्स हैं वो बेचारे, जिनको हाजिरियाँ लगानी है अदालतों में क्रिमिनल केसेस में,
वो गेट पे खड़े हुए, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा। तो आपको नहीं लगता कि एक बैड को कर्टेल करने के लिए एक और बैड कमिट किया जाता है ये स्ट्राइक्स करके? ठीक है, एक आध दिन चले समझ आती है, बट सम टाइम वीक्स के लिए स्ट्राइक हो जाती है, मल्टीपल डेज़ के लिए स्ट्राइक्स हो जाती हैं, एंड कंटिन्यू हर दूसरे तीसरे दिन भी कोई ना कोई स्ट्राइक हो रही होती है। तो आपको नहीं लगता कि एक एवल को कर्टेल करने के लिए हम दूसरे एवल की तरफ जाते हैं जो शायद उससे ज़्यादा लोगों को सफ़र करवा रहा है? आई एग्री कि देखें, टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। और अब जिन इश्यूज़ को हम डील कर रहे हैं वो कोई पर्सनल इश्यूज़ नहीं है, पर्सनल एजेंडास पे नहीं है। इसमें देखिए हमारे साथ आवाम थी, और आपने इन स्ट्राइक्स में और पहले की स्ट्राइक्स में पिछले जो सालों में हुई हैं उनमें एक डिफरेंस देखा होगा। लोग खुद सपोर्ट कर रहे थे। अगर आप किसी को बता दें, वो पूछ ले कि आज कोर्ट क्यों बंद हुई है, और आप उनको ये बता दें कि कराची में पानी नहीं पहुंच सकेगा अगर ये 6 केनाल बनते हैं, तो वो कह रहे थे जी बिल्कुल, ये हमारा यहाँ पर टैंकर भी नहीं होगा, ये हारी का मसला नहीं है किसान का, ये हम सब यहाँ तक रहने वालों का मसला है। वो रिगार्ड कर रहे थे और वो हमें कह रहे थे आप सही कॉज के लिए इस चीज़ पे खड़े में। दूसरी, यहाँ आपकी कॉर्पोरेट फार्मिंग जो कि आबाद ज़मीन है, उनको छोड़ के फिर दूसरी ज़मीनें दी जा रही हैं। एक कंपनी बहादुर कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है और रिटायर्ड लोगों को ज़मीनें दी जा रही हैं। एक बड़ा अजीब सा मामला चल रहा है जिसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक बात आ जाती है बेल्स फाइल करने की और दूसरी चीज़ें फाइल करने की, हमारे इस पूरे सेशन के अंदर देखें हमने टोकन स्ट्राइक रखी थी, लेकिन एक यूनिटी के लिए आपकी एक स्ट्राइक पूरे मुल्क के अंदर बड़ी ज़रूरी थी, जो कि लाहौर में भी हुई, दूसरी जगह पे हुई, जिसके बाद हम दूसरी चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे। और जिनका अगर रह जाता है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी हमें इस चीज़ पे एग्री थी कि हम सुबह अगले दिन इन तमाम केसेस को लगा देंगे। और ये सारी चीज़ें डिस्कशंस हुई थी, ये नहीं कि हमने कोई फ़ैसला कर दिया था और उनको कम्युनिकेट किए बगैर किया था। तो उसमें हमारे साथ इन बहुत सारी चीज़ों पे जुडिशरी भी अंडरस्टैंड कर रही थी कि अब ये एक इतना सीवियर इशू है जिसको पब्लिक डील कर रही है, तो उन्होंने वेरी नेक्स्ट डेज़ फिर इन केसेस को फिक्स करके या एक 2 वीक्स की डेट लगाई थी। लेकिन जो एक बड़े कॉज के लिए चीज़ हो, उसको हम अगर ये कहें कि एक इंसान को इंसाफ नहीं मिल सका और उससे अगर बैलेंस करेंगे, तो मैं आपको कभी जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर देखेंगे कि नाइंसाफ़ी का जंगल का कानून बना हुआ है, गलत कानून लाए जा रहे हैं और उनकी एग्जीक्यूशन भी ज़बरदस्ती की जा रही है राइट इज़ माइट के बेसिस पे, तो तब आप रैशनल होकर अगर सोचेंगे, रैशनल होकर सोचेंगे, तो पूरी पब्लिक फिर हमारे साथ खड़ी हुई थी। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस एंटायर तहरीक इज़ कि उसमें लोगों ने हमसे डिसीजंस ले लिए थे और उन्होंने कहा था कि अब हम खुद इन चीज़ों के लिए आगे आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, एंड वी आर एट द पॉइंट जहाँ से अब हमने पीछे नहीं हटना है। एंड नेक्स्ट थिंग कि हम फ्रीक्वेंटली ये चीज़ देखते हैं कि लॉयर्स, वकला, एडवोकेट्स और जो पुलिस है उनके दरमियान बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं, एंड वो डे बाय डे वो बढ़ रही है ये चीज़। दो इंस्टीट्यूशंस शायद आपस में कोई ऐसा बैर पैदा हो रहा है कि छोटी छोटी बातों पे भी क्लैश हो रहा है। इसकी क्या आप रीज़न समझते हैं और इस चीज़ को किस तरह से रिजॉल्व करने की आप कोशिश कर रहे हैं? बीइंग ऑफिस बेयरर या पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह से इसकी रेजोल्यूशन की कोशिश कर रहा है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा, मैं आपको प्रिसाइजली बताता हूँ इसको। सबसे इम्पॉर्टेंट है रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, हर एक आम शहरी का राइट है FIR कटना। अगर वो कोर्ट से ऑर्डर लेके जाता है, उसका भी राइट है FIR कटना। अब इशू कहाँ पर आता है कि पुलिस रूल्स में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना आपके CRPC में ऐसी कोई चीज़ है। जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे फ़ौरन आपके सामने एक कदगन लगा दी जाती है कि SSP की परमिशन ग्रांटेड है। इन द वे दे डील इन द पुलिस स्टेशंस, आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी ड्यूटी ऑफिसर कहाँ पर है, कभी हेड मोरर कहाँ पर बैठा हुआ है, ना रोज़ नामचा खुलता है, एक अंबार दुकान का लगाया हुआ है, और उन सब के ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि अगर गरीब आया है तो गरीब को सुनना ही नहीं है। तो इन चीज़ों को जब हम डील करते हैं तो हमारे वकला भी जब अपने इश्यूज़ में जाते हैं, देखिए वकील कभी भी मारने और उन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता। आप जब अग्रीव्ड होते हैं तो आप पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हर आम शहरी की तरह वकील भी अपने राइट के लिए आया, वो भी आम शहरी है।
अब अगर उसकी एफआईआर नहीं होती और उसके साथ मामलात ख़राब होते तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वहाँ पर बैठा हुआ हेड मोरर, वहाँ पर बैठा हुआ ड्यूटी अफ़सर, वहाँ पर बैठा हुआ एसएचओ या एडिशनल एसएचओ। दे ऑलवेज एस्केलेट, इतना स्ट्रेच करते हैं और फिर बार बार कहते हैं कि हमें एसएसपी और डीआईजी साहब से आप बात करके, और 6-8 घंटे गुजर जाते हैं। एक इंसान जब परेशान हो, उसने मार खाई, उसके घर के ऊपर कब्जा हुआ, ट्रेसपास हुआ, उससे चीज़ें छीन ली गई हों, अब उनसे कुछ पैसे लेने के लिए कुछ लोग, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात के अंदर जो मैं आपसे कर रहा हूँ, कि अब पूरा इदारा ठीक है, अफ़सरान ठीक हैं, लेकिन कहीं न कहीं 2-4 लोग उस थाने के अंदर ऐसे होंगे जो इस पूरी चीज़ को गलत तरीके से डील करेंगे, पब्लिक डीलिंग गलत करेंगे, जिसकी वजह से नाम एसएसपी का आ जाएगा, नाम ऊपर के ऑफिशियल्स का आ जाएगा, और ये लोग ही हैं जो ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इन तमाम चीज़ों को कि ये सही नहीं है, ये सेक्शन ऐसे है, कोर्ट का ऑर्डर है मगर देख लेते हैं, और दूसरी पार्टी को कॉल करेंगे, ट्राई टू एक्सटॉर्ट समथिंग, ब्लैकमेल करना कि आपके खिलाफ तो ये बात आ गई है। इन जब चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको फिर से वही मैं जवाब दूंगा कि ये जंगल है और यहाँ पे जंगल का कानून चल रहा है। वो चीज़ें फिर बढ़ जाती हैं तो फिर लोग और हमारे वकला डेफिनेटली नोइंग द फैक्ट के कानून ये कहता है, और आप उनको कहें कि हम पुलिस वाले हैं, तो मैं उनको एक हमेशा कहता हूँ कि 2-3 लोगों को हम हर थाने से अगर निकाल लें, बाकी तमाम वकील और वो पुलिस ऑफिशियल्स, हम एक दूसरे का एहतराम भी करते हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी जानते हैं और कानून पे अमल भी करना जानते हैं। हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, हमारा ताल्लुक इतना गहरा है कि हम अलग, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एक आपको एफआईआर्स करते हैं, दूसरा इंसाफ कोर्ट में दे रहे होते हैं, तो प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी वकील आ रहा होता है आईओ के लिए, और यहाँ से डिफेंस काउंसिल दूसरा आ रहा होता है। अब जो मेरी तरफ से ये चीज़ें हैं कि हम आईजी साहब से मिल चुके हैं, उसमें हमने उनको इस चीज़ का बावर करवाया, और एसएसपी और डीआईजीज़ के, कि जो हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट और पुलिस ऑफिशियल्स जो कि डिपार्टमेंट को समझते हैं, हमें एक टीम बनानी चाहिए और हमें एक ट्रेनिंग देनी चाहिए नीचे तक लोगों को, ताकि ये नफ़रत पैदा ना हो। हम मसले हल करने के लिए बैठे हुए, हमारा काम है सर्व करना, आपका काम है सर्व करना। अब इस दरमियान में वो लोग जो इदारे का नाम ख़राब कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए, और उनको ऐसी जगहों पे पोस्टिंग ही नहीं देनी चाहिए जिसकी वजह से वो लोगों के साथ उलझें या वकीलों के साथ उलझें, और कोई एक नफ़रत का बीज उस जो कि एक बोया गया है, वो एक बड़ा तनावर दरख्त बन जाए। उससे बेहतर ये है कि हम उसको यहाँ पे दफन कर दें। तो आई एम श्योर कि आने वाले कुछ एक आधे हफ्ते के अंदर हमारी इस पे एक कंस्ट्रक्टिव मीटिंग्स भी हैं, डायलॉग्स भी हैं, और दोनों तरफ से बड़ी पॉजिटिविटी है, बिकॉज़ हम दोनों इदारों के जो हायर इलेक्टेड ऑफिस बियरर्स हैं या कैबिनेट है या हायर ऑफिशियल्स हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ डायलॉग से ख़त्म हो सकती हैं, और साथ में मिलके एक गुड जेस्चर दे के हम लोगों, अपने दोनों इदारों के जितने भी मेंबर्स हैं या उनके जो अहलकार हैं, उनको हम एक चीज़ समझा सकते हैं कि हमने काम साथ में करना है और इस पूरी सोसाइटी के लिए काम करना है। अच्छा सर, इसमें यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो जैसे कि आपने कहा कि एफआईआर्स नहीं कटती और उस पे आई थिंक कि कोई कॉन्सिक्वेंस भी कोई नहीं है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में बात करें तो उस पे किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट को या पुलिस ऑफिशियल को इतने डैमेजेस पड़े इस काम के कि अगर आपने एक बनती हुई एफआईआर आपने नहीं काटी, मतलब आपने पूरा केस ज़ाया कर दिया, टेम्पर हो गया, एविडेंस डिले आ गया, तो कभी भी वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस प्रूव ही नहीं हो सकता। अगर किसी बाहर मुल्क में, फॉरेन कंट्री में ये काम हो तो उनको इतने ज़्यादा डैमेजेस पड़ते हैं कि वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन का अवॉइड करते हैं। बट हमारे पास ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है। थाने में जाएं तो वो कहते हैं आप बाई से फाइल कर लें। तो आपको नहीं लगता कि कोई लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए इस तरह का कि कोई कॉन्सिक्वेंसेज इस पे हों कि अगर कोई बनती हुई एफआईआर रिफ्यूज़ हो रही है तो उस पर कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए था ऑफिशियल के लिए? इस बात के ऊपर कि देखिए हमारे पास कोर्ट्स हैं, हम कोर्ट्स में इवन बाई से लगा के पुलिस ऑफिशियल्स को भी बुला लेते हैं, और इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत ये है, नोइंग द फैक्ट के डिग्निटी ऑफ द ब्लैक कोट कितना इम्पॉर्टेंट है और लोग इसको मानते हैं, कि हम कोर्ट्स में इन सारी चीज़ों को डील करें, और इसमें इदारे की साख भी ख़राब नहीं होगी, लेकिन वो बंदा
आइडेंटिफाई हो जाएगा जिसने अपनी जिम्मेदारियों से गुड फेथ में नहीं बल्कि मैलिस रखते हुए वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से इग्नोरेंट रहा और उसे कानून सज़ा देगा। तो आई एम श्योर कि जितना हम कोर्ट्स में इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे और लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स बना के कोर्ट्स इन्वॉल्व करेंगे, उतना आपका जुडिशरी ज़्यादा प्रेज होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और लिटिगेंट्स के लिए भी एक ट्रस्टवर्दी सिचुएशन पैदा होगी कि हमने अगर पुलिस के साथ एक्सपोज होना बंद ही रखना है, पब्लिक डीलिंग बंद रखनी है, तो हमारे लिए कोर्ट ज़्यादा बेहतर है। तो इनके ऊपर आई वुड इवन कंसीडर आपके इस सवाल से कि मैं कोई एक कमेटी ऐसी फॉर्म करवा के देयर मस्ट बी सम कॉन्सिक्वेंसेज। ये 22 वगैरह तो चलन ठीक है, बुला लिया, इसकी रेमेडी ये है कि एफआईआर हो जाएगी, बट देयर इज अ डिले। हम लॉ डिपार्टमेंट को और पार्लियामेंट असेंबली को ये भेजें कि आप इसके ऊपर कुछ काम करें। एनी कॉन्सिक्वेंसेज, ओनली वे आउट राइट नाउ। यस, कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हों, लिबर्टी कर्टेल की जाए, वॉट एवर इट इज़, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ एन ऑफेंस कि आप जहाँ पे एविडेंस टेम्परिंग तक की ये बात हो सकती है। तो इस पे कोई ना कोई, जैसे बाहर मुल्कों में कॉन्सिक्वेंस है कि आपको पर्सनली कुछ ना कुछ नुकसान हो इस चीज़ का, देन तो ये चीज़ संभल सकती है। इस पर हम काम कर सकते हैं और मेरे ख्याल से इस सवाल से हम एक कमेटी भी फॉर्म कर सकते हैं और उसमें हम पुलिस ऑफिशियल्स के जो कमेटी है, फोकल पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और चीज़ें बेहतर भी तब होती हैं जब आप एक साथ बैठ के रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। अच्छा सर, नेक्स्ट मैं अपने वकला की भी कुछ बात करना चाहूँगा कि देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है, सम टाइम या मैनी टाइम पुलिस वाले गलत होंगे, बट सम टाइम ऐसा होता है कि जो लॉयर्स भी जाके एफआईआर नहीं बन रही होती बट वो खुद लिखवाना चाह रहे होते एफआईआर, दैट इज़ रॉन्ग। इसको कोई सही नहीं कह सकता, बिकॉज जो एफआईआर है वो जो विक्टिम है वो लिखवाएगा, जो कंप्लेनेंट है वो लिखवाएगा, वकील का कोई काम नहीं है। एंड जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं, जो सीनियर वकला हैं, वो भी यही कहते हैं कि एक वकील का काम अदालत में है, अदालत का ऑफिसर है वो, उसका काम कभी भी थाने जाना है ही नहीं। तो आप ये चीज़ कैसे, इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जो कुछ वकला जो थाने जाते हैं, शायद उनका वो बन नहीं रही होती वो रेमेडी, बट फिर भी वो बाय हुक और बाय क्रूक उस चीज़ को वो अचीव करना चाह रहे होते हैं, इस चीज़ को आप कैसे फिल्टर आउट करते हैं? ये सवाल बेस ये करता है कि क्या वो अपने क्लाइंट के लिए जा रहे हैं या पर्सनल जा रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड जो बार काउंसिल्स हैं, जो बार एसोसिएशंस हैं, वो किसकी लड़ाई लड़ रही हैं, वकला की या वकला के क्लाइंट्स की? ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा शायद एक ऐसा जवाब दूंगा कि वो कुछ सुनने वालों को बुरा भी लग सकता है। अगर आप कहते हैं कि आपका काम थाने जाना नहीं है, तो ये फिर सिर्फ एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने के लिए सरकारी बयान नहीं होना चाहिए। आई नो मैनी पीपल जो कि ये बात तो करते हैं लेकिन वो खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। बड़ी बड़ी मैं आपसे सीधी बात करूँ, और अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो वो बहुत सारे पुलिस वालों के साथ जान पहचान रहती है, तो वो पीछे से चीज़ों को मैनेज करवा रहे होते हैं, इवन क्लाइंट के लिए या किसी वकील साहब के अगेंस्ट केस होता है। जाना एज अ वकील बुरा है या एज अ फ्रेंड सही है, इन दोनों चीज़ों में एक ही चीज़ है कि जा कौन रहा है और किस तरीके से जा रहे हैं। अगर आप इन्फ्लुएंस करने के लिए जा रहे हैं तो शायद आप हो और केस अगर गलत है तो आप गलत हैं। लेकिन अगर आपका केस सही है और आप ये सोचें कि आप पे हमला हो जाता है 2 मिनट के लिए, कि हम एग्जाम्पल देते हैं, आप वकील भी हैं, आपके जहन में क्या होगा? क्या आप अपने सेंसेस में होंगे? जवाब मिलेगा नहीं। आप पुलिस स्टेशन जाएंगे और आपको इग्नोर किया जाएगा कि आप सेंसेस में हो। क्या आप डायरेक्टली लड़ेंगे? नहीं, लड़ पड़ेंगे। तब आपकी फ्रेटर्निटी से आपके साथ अगर कोई दोस्त जाता है तो वो आपको काम भी करता है और आपको कहते हैं आप छोड़ दें, मैं बात करता हूँ। इसको आप रिलेट कर लें एग्जैक्टली कि आप अपने केस को कभी भी ना लड़ा करें बल्कि कोई वकील हायर किया करें। तो वो सोलिडेरिटी में खड़ा होना इज़ जस्टिफाइबल, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे थानों के हालात क्या हैं। अब दूसरे सवाल के पहलू पे आते हैं कि अपने क्लाइंट्स के लिए कौन जाता है और कैसे जा रहा होता है। आपने आज तक ये सिचुएशन देखी है कि आपके पुलिस स्टेशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द MNAs, मिनिस्टर्स, MPAs एंड द पब्लिक इज़ बीन टॉर्चर्ड या सप्रेस की जाती है।
ऐसे लोगों की तरफ से जिनसे एक्सटॉर्शन की जाती है, जिनकी ज़मीनों पे कब्ज़े होते हैं, जिनके प्लाज़ास पे कब्ज़े होते हैं, जिनके बिल्डर्स को तंग किया जाता है, जिनसे पैसे माँगे जाते हैं। तो उनको जब सही ट्रीट नहीं किया जाता तो वो शायद ये समझते हैं अपने वकील को कि ये आखिरी रिज़ॉर्ट है, और वो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि सर आप हैं तो आप प्लीज़ चलें। जिसको मैं बहुत से वकीलों को जानता हूँ जो हमेशा रिफ्यूज़ करते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारा काम आपके साथ कोर्ट तक था, अब आगे आपने खुद करना है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी जब आपको ये सुनने को मिले कि आप ये ऑर्डर जहाँ से भी लाएं हम नहीं मानते, तो हमारे कुछ दोस्त उस बात पे शायद थोड़ा सा रिएक्ट करके अगर जाते हैं तो उनको इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए और कंटेम्प्ट फाइल करनी चाहिए। मगर अगर ये चीज़ नहीं होती तो आपको इस पहलू को भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि हमारे पास वो इदारे जिनका काम कानून को अप्लाई करवाना है, वो क्या ठीक है इस तरीके के अगर अमल करते हैं। तो बार एसोसिएशंस को मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा प्रपोज़ल बनाने की ज़रूरत है और एक सेशन जॉइन करने की ज़रूरत है जिसके अंदर आपके एडवोकेट्स और आपके पुलिस डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशंस के लोग, आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, वो इन चीज़ों को ज़रा बेहतर अंदाज में डील करते हुए ये करें कि अगर आपके पास कोर्ट ऑर्डर, इवन जुडिशरी की भी एक उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि कोर्ट के ऑर्डर्स की अगर सही तरीके से वो नहीं होती एग्जीक्यूशन, देन इट इज़ अ कंटेम्प्ट। फिर ये ना हो कि कोर्ट का टाइम फिर कंटेम्प्ट नोटिस इशू करने में ज़ाया हो रहा है। तो हमें एक जॉइंट कमेटी बना के इन तमाम चीज़ों में एक बेहतर अंदाज से ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। रिसेंटली सर आपने एक बड़ा सक्सेसफुल धरना, आपसे मुराद कराची बार एसोसिएशन ने, ऑब्वियसली यू आर ऑन फ्रंट लाइंस, सो हम आप ही को रिप्रेजेंटेटिव आप हैं भी और हम आप ही को लेके चलेंगे। तो क्या कॉज क्या थी इस धरने की, एंड हाउ केबीए वाज अफेक्टेड, या केबीए इसको इतना फ्रंट पे क्यों लेके चल रही थी? देखिए, इसको हम अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखते हैं तो आपको याद होगा पिछली पॉडकास्ट में भी हमने ये बात की थी कि एक कोर्ट पैकिंग का बड़ा कानून लाया गया है और आगे क्या होगा कि आपकी मर्ज़ी के जजेस होंगे और आप कानून बनाते जाएंगे, उनको चैलेंज करने के लिए आप कहीं नहीं खड़े होंगे। अब उनके असरात आपको नज़र आना शुरू हो गए। असरात किस सूरत में नज़र आना शुरू हो गए? आपको एक प्रोजेक्ट नज़र आया कॉर्पोरेट फार्मिंग का निगरान गवर्नमेंट में, ठीक है, उस पर कराची बार ने जनरल बॉडी की। फिर आपको नज़र आया उस कॉर्पोरेट फार्मिंग को इरिगेट करने के लिए 6 केनाल्स अप्रूव होते हैं। अच्छा, वो कहाँ से अप्रूव होते हैं? दरिया सिंध से अप्रूव होते हैं। 91 एकॉर्ड्स की वायलेशन में होते हैं, राइट? इसरा को बनाया जाता है, उसे सर्टिफिकेशन लिया जाता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। अब सवाल ये आता है कि क्या इन इश्यूज़ को चैलेंज करना है? कोई भी आम फ़हम अकल का बंदा कहेगा कि मैं कैसे करूँ? यहाँ सिंध गवर्नमेंट है, वहाँ वफाकी गवर्नमेंट है, ये कोलिशन में है, जजेस इन्होंने अपॉइंट किए हैं, बेंचेस इन्होंने तश्कील की है, इनके अप्रूवल्स एक इदारे से आते हैं, ये अमेंडमेंट एक इदारे से आई है, ये ज़मीन दी गई है एक इदारे को, पानी उस ज़मीन को आबाद करने के लिए जा रहा है, जजेस वहाँ से क्लियरेंस लेके आते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप अपने इन कोर इश्यूज़ को उस कंट्रोल्ड, क्रिपल्ड, पैरालाइज्ड, माज़ूल अदालतों में चैलेंज करें और वो उन इदारों को जिनकी वजह से ये बेनिफिशरी बन के इन मनसबों पे नौकरी कर रहे हैं, वो चैलेंज करके आपको वो चीज़ें ख़त्म कर देंगे। तो बारहा इन चीज़ों की मुज़ाहमत करते हुए कन्वेंशंस होती रहीं, लाहौर में हुई, वहाँ से रेज़ोल्यूशंस हुई कि आप ख़त्म करें। हम इस्लामाबाद गए, वहाँ पर इन इश्यूज़ पे पूरी पाकिस्तान की क़यादतों ने बात की। लेकिन जब वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाए तो फिर आपने ये भी देखा कि पीका आ गया कि लोग बात करना शुरू हो गए। ये भी उसी आप अम्ब्रेला में देखें कि ये 26वीं के बाद लाया गया, फिर यूनिवर्सिटी एक्ट आ गया, अब आपका माइंस एक्ट आ रहा है। और कल आप सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं कि उन जजेस ने फर्माबरदारी का एक ऑर्डर दे दिया है कि अब सिविलियंस का ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट्स में, वो क्लॉजेस उन्होंने बहाल कर दिए। व्हेन यू सी दैट मच, यू नो, कि आपकी अदलिया, आपकी पार्लियामेंट, आपके इलेक्टेड मेंबरान ऐसा काम कर रहे हैं
और बात आ जाए आपकी सिविलाइजेशन की, आपकी एक कनेक्शन की कि आप सिंध में रहते हैं, अपर पंजाब, साउथ पंजाब, ये आपके एक एग्रीकल्चर एरियाज हैं। वहाँ लोगों ने ये महसूस किया कि हमसे पानी का हक छीना जा रहा है। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें नजर नहीं आ रही थी जो बात तो कर रही थी लेकिन अमलन कोई काम कर रही हो। सिटिंग गवर्नमेंट बात कर रही थी लेकिन अमलन कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको ये है कि हमारी नैब की फाइल्स खुल जाएंगी, सबको ये है कि हमारी ये फॉर्म कैंसिल होगा, सीट से उतर जाएंगे, सबको ये है कि मैं आगे वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, सबको ये है कि मेरी तो लॉ मिनिस्ट्री चली जाएगी, सबको ये है कि मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शायद आगे ना रह सकूं, सबको ये है कि मैं कंफर्म जज नहीं बन सकता, सबको ये है कि मेरा मीडिया हाउस बंद हो जाएगा। आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो तब आवाम एक नाउमीदी के ऐसे अंधेरे में थी जब हमने कॉल दी, बार एसोसिएशन ने, और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी ज़मीन, अपनी धरती के हुकूक के लिए हम जो खड़े हुए, वहाँ 8 मिलियन 80 लाख लोग 13 दिन में आए। बीबीसी ने रिकॉर्ड किया है। ना हमें कुछ मैनेज करना पड़ा, लोगों ने आके खुद खाना रखा, किसी ने पैसे नहीं लिए, खुद लाई जा रही थी चीज़ें, मैनेज की जा रही थी। और ये इज़्ज़त किस वजह से मिली? जब आप अपने लोगों के उन हुकूक के लिए खड़े हुए जहाँ पानी आपका बेसिक राइट है, जहाँ किसान के लिए पानी ज़रूरी है, जहाँ पर आपकी ये जो डेल्टा पे रहने वाले जो मीर बहर हैं जिनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, लाखों एकड़ तब चले गए, मछुआरों की ज़िंदगी तबाह हो गई, उनके हुकूक, उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी सिविलाइजेशन, हर एक चीज़ खूबसूरत है, वो ख़त्म हो रही थी। लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया था कि अगर हम इस धरने में नहीं जाते तो हम पे गुनाह वाजिब हो जाएगा शायद। ये भी एक हिस्सा है आपकी इस पूरी तहरीक का। तो कराची बार ने ये नहीं कि कोई किसी चीज़ को क्रेडिट लेने के लिए किया था, यहाँ कोई वो अब नेशनल पॉलिटिक्स में आएगी। कराची बार ने अपना सिर्फ एक रोल प्ले किया था कि हम तो मुज़ाहमती तौर पर बैठने जा रहे हैं, लेकिन लोगों ने ओनरशिप ले ली। लोगों ने कहा कि अब ये कैंप सिंध है, अब ये कैंप उन लोगों की आवाज़ है जो कि अपर पंजाब में अगर पानी नहीं होगा तो वो भी नहीं रह सकेंगे। तो एक पूरी मुल्क की मूवमेंट बन गई। उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया, उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया। ये तब कामयाब होती है जब आपके साथ अवाम पिसती हुई, तब पिसती हुई जो आपकी एक लोग होते हैं, वो उनकी गम और गुस्सा होता है, वो उसको कहते हैं कि अब बस अब हम मज़ीद अपने हुकूक पे डाका नहीं डालने देंगे। तो इस सिचुएशन में वो जो एक नाउमीदी और उस अंधेरे में से जो एक उम्मीद निकली, वो वकीलों की एक आवाज़ थी जिनको लोगों ने प्रीवियसली भी देखा कि यार ये खड़े होते तो ये बैठते नहीं हैं। उसके साथ वो आके कनेक्ट हो गए और ये मिल के फिर एक कौमी फरीज़ा बना, और जिसका क्रेडिट हम कहते हैं कि हम गवर्नमेंट को ही देते हैं, वो ले लें अपने पास, लेकिन कम से कम इसके बाद सच्चाई के साथ अब इस कौम के साथ धोखा ना करें। जो कहा है उसके ऊपर फोकस रहें। आगे किसी और प्रेशर या किसी और इलेक्शन या किसी और सीट की वजह से कोई ऐसा वादा ना कर बैठे कि जिसकी वजह से फिर कौम उनको माफ तो आई ना थिंक करे। गुंजाइश है उसमें। देखिए गुंजाइश है तो हम विजिलेंट हैं, ये बड़ी आप देखें ना, आप अब मुझे या आमिर को या कराची बार को कॉल देने की ज़रूरत नहीं है। अब कौम खुद पहरा दे रही है, अब वो खुद खड़ा होना सीख गए हैं। सोते हुए को जगाना मुश्किल काम है, लेकिन जागे हुए को चुप कराना आसान नहीं है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक माइलस्टोन था जो कि हम अचीव कर चुके हैं। अच्छा सर, जब जैसे हम कराची बार की बात करते हैं, कराची इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी और हर एथनिसिटी से यहाँ पे इसमें लोग हैं। उर्दू स्पीकिंग्स भी हैं, सिंधी स्पीकिंग्स भी हैं, पंजाबी स्पीकिंग भी हैं, पश्तून भी हैं, मैं भी इसमें हूँ, आई एम फ्रॉम कश्मीर। सारे ही लोग इसमें हैं। बट जो धरना दिया गया था वो सिंध और पंजाब की बॉर्डर को ब्लॉक करके, उसको बेसिकली वहाँ पे धरना दिया गया था कि सिंध और पंजाब को ब्लॉक करके कर दिया गया था, कनेक्शंस कट कर दिए गए थे। सो डोंट यू थिंक कि ये बार के इंटरनल यूनिटी को भी अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि हमारे पास हर तरह के मेंबर्स हैं एंड हम अगर ये जेस्चर दे रहे हैं कि हम एक एथनिसिटी और दूसरी एथनिसिटी का क्लैश करवा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी जा सकता है इस चीज़ का? आप 2 मिनट के लिए एक मिसाल ले लें। कश्मीर में पानी कहाँ से आता है? पहाड़ों से, दरिया से। चाइना, लद्दाख एंड Exactly. ऑल तिब्बत। वो अगर आपका पानी बंद कर दें, आप क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। अब
एक पूरी सिविलाइजेशन कई हज़ार सालों से चलती आ रही है, उसका नाम इंडस है, और आप कुदरत के साथ खेल रहे हैं। समंदर को उसका पानी चाहिए, अब क्या भी हयात है, वो ज़मीनें खाई जा रही हैं, ठीक है, मैंग्रोव्स हैं, एक लाइफ है, अल्लाह ताला ने एक नेचर बनाई है, उसका एक पर्पज़ है। जो लोग ये सोचते हैं हम पानी शायद समंदर में ज़ाया होता है, तो उनको पढ़ने की ज़रूरत है। अब अगर एथनिक चीज़ों पे बात आती है तो फिर इंडिया से लड़ना हम नो सपोर्ट आई कर एम रहे हैं। जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फैक्ट कि सिंध और पंजाब को बॉर्डर ब्लॉक कर उसके दिया बाद गया है। डेडलॉक है ना, एग्जैक्टली तो मतलब ग्राउंड लॉक है। ये सिंध एंड पंजाब, मतलब सिंधी एंड पंजाबी। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसको इशू बनाने वाले लोग अलग, अब कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन है, हमारे पास 30,000 मेंबर हैं, एग्जैक्टली और ये दिस इज़ मिनी पाकिस्तान। कराची इज़ अ मिनी पाकिस्तान, जिसमें आपको हर तरह का बंदा मिलेगा, और कराची बार इज़ अ मिनी पाकिस्तान बार, जिसमें हर बार का मेंबर भी है, सब आते हैं। वो रहते का है कराची में, सिंध में। अब अगर उनको ये टैंकर माफिया के खिलाफ एक जंग हम छेड़ने, मैं मतलब ज़ाती उसमें हूँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और पानी कराची माफिया के अंदर जो चल रहा है, आप मुझे ये बताएं कि कल ये 12,000 का टैंकर आपको जब 50-60 हज़ार में मिलता, तो मसला किसके लिए होता? ऑब्वियसली कराची में कश्मीरी रहने के लिए वालों के लिए, होता, कराची में रहने वाला कोई हज़ारा भी भाई है, के लिए होता, कोई भी है, सिंधी बलोच भाई के लिए होता, सबके लिए। कराची बार में भी मेंबर सारे इलेक्ट करते हैं। ये सिंध कराची के लोगों के लिए मसला है। आपको समझने की ज़रूरत ये है कि आज के दिन आप यहाँ पे रह रहे हैं, फिर आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, ईरान से आप यहाँ पे आ गए, आप सिंधी हो गए, आपकी ज़िंदगी का मसला था। अब आप इसको 2 मिनट के लिए निकाल दें कि सिंध का मसला था। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पानी नहीं आ रहा, तो पानी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी ख़त्म होनी थी। आपको सबसे पहले ये देखनी है कि बेसिक नेसेसिटीज़ में हवा, पानी, खाना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आपके पास घर, क्लोथिंग एंड एवरीथिंग, फिर रिलेशनशिप, बच्चे, फिर आपकी सेल्फ इस्टीम, फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। पहले आपके पास जो चीज़ आती है वो ये है कि पानी आपके वाटर लिए इज इम्पॉर्टेंट है, लाइफ। वो नहीं होगा। अब अगर सिंध पंजाब बॉर्डर की बात करें कि कल को अगर यहाँ पे पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन के अंदर अमृतसर होता, तो आप क्या कहते, क्या सिंध अमृतसर बोल रहे हैं, तो वो एक नाम है बॉर्डर का। अब उससे आप पूरे मुल्क में कनेक्ट हो रहे हैं, सी पोर्ट से। महसूस वफाक को ये करना था कि आपकी सप्लाईज बंद होंगी, जो कि 96 में भी हो चुका है, कमो शहीद पे, जब बशीर खान कुरैशी ने एक धरना कामयाब तहरीक के बाद लगाया था, जिसमें फिर मोहतरमा बेनज़ीर, शहीद बेनज़ीर साहिबा भी गई थी, और वो कनेक्ट होके बैठे थे, तो काला बाग डैम बंद हुआ था। तो ये चीज़ें सिंबॉलिक हैं, और ये तारीख़ में भी इसके ट्रेसेस हमें मिलते हैं। हमने जो काम किया है, हमने तारीख़ से सीख के स्ट्रेटजिकली आज कहाँ पे मोटरवे है, कौन सी जगह कहाँ पर है, उसको बंद किया है, ताकि उधर के लोगों को एहसास हो कि जो पंजाब में भी कॉर्पोरेट फार्मिंग हुई है, वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में जो पानी जाएगा वो उसी पानी से जाएगा जो आपका शेयर बनता है। वो उन लोगों के गले पे भी लात देगी। ये मुल्क गिर तहरीक है, ये कोई सिर्फ सिंध की तहरीक नहीं है। अब अगर आखिर में मैं आपको करने कहता हूँ, कल माइंस एक्ट होते हैं, कश्मीर, गिलगित, केपी के बलुस्तान, वहाँ पर माइनिंग है। आप वो जंग अकेले लड़ेंगे? नहीं, ऑब्वियसली अकेले नहीं लड़ आपके सकते। इस सिंध के धरने में उस पर बात की गई है। आप देखें सीसीआई की मीटिंग में क्या हुआ, केपीके के वजीर आला ने कहा कि मैं ना मानूं, अपने एनएफसीज और कुछ और शराइत मनवा के वो मीटिंग में आया है। यानी कि और सूबे भी महरूम हैं बाकी चीज़ों से, लेकिन ये पानी की सेव इंडस रिवर तहरीक जो थी, इसने दूसरे सूबों का मुकदमा लड़ा नहीं, है। बात आपकी 100% मैं उस चीज़ से एग्री करता हूँ, और कॉज सबकी है, हम सब ने इसको सपोर्ट किया, इस कॉज को। मैं जस्ट एक जो मैं पॉइंट मेरा ये था कि अगर हम सिंध पंजाब का बॉर्डर ब्लॉक करते हैं, उस पर आप देखें तो बहुत सारे नारे भी लगे, सिंधी पंजाबी, एंड ऑब्वियसली केबीए वाज ऑन फ्रंट। तो मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि क्या केबीए की इंटरनल यूनिटी को भी इफेक्ट नहीं कर सकता? बिकॉज अगर आप इथनिसिटी पे बात कर रहे हैं, कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप वकील हैं और पढ़े लिखे हैं और एक कॉज लीड कर रहे हैं, तो फिर नहीं कर। सो वाज इट द मोटिव? मैं यहाँ पे जस्ट आपसे क्लियरिफिकेशन चाह रहा हूँ, ताकि लोगों तक एक क्लियर मैसेज पहुँच जाए कि इट वाज नॉट, और जो भी आपका स्टांस है, वाज इट और नॉट इफेक्ट ऑन द नो, कि कोई इथनिसिटी को, किसी एक कौमियत को आगे लेके चला जा रहा था? नॉट एट ऑल। वो दरिया सिंध का पानी पंजाब से भी आता है,
कश्मीर से भी आता है, इंडिया से घूमता हुआ आता है, गिलगित चाइना हुंजा से। चले जाए वहाँ पे पूरा वो नाम उसका आता है इंडस का। मैं तो गया हूँ सर, मैंने तो देखा आप हुआ अगर वहाँ तक। जाके देखेंगे इट्स नॉट, इट्स ये तो उनकी सिविलाइजेशन है, दिस एग्जैक्टली। इज आवर एंटायर सिविलाइजेशन। और कुदरत का तोहफा है आपके पास। अब दरिया नील है, 12 मुल्कों से आता है, तो वो क्या आप कहेंगे कि इजिप्ट का नहीं है, वो इसराइल फ़लस्तीन वॉटेवर जो आप नाम दें, जो जो उधर स्टेट्स आती हैं ये उनका है? नहीं, वो उन तमाम का है। और जो बेसिक चीज़ है समझने की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो हम जंग लड़ रहे थे वो इंटरनेशनल लॉज के अंदर लड़ रहे थे कि लोअर रिपेरियन तक पानी आना है, उसको रोका नहीं जा सकता। उसको इरिगेशन सिस्टम इंडस करके, या आप इसरा का सर्टिफिकेट लेके कहीं आप अपने सहरा आबाद करने के लिए, मैदान गैर आबाद करने के लिए चले जाएं, और जो समंदर का हक है, वहाँ तक रहने वाले लोगों का हक है, उसको पानी आप उससे महरूम करें। तो अगर इस उसमें आप देखेंगे तो ये आपको उधर ही जवाब मिल जाएगा कि ये कोई झगड़ा किसी एथनिसिटी का या किसी ज़बान बोलने वाले का नहीं था। ये हमारी ज़िंदगी और बका का झगड़ा था, जो हम एक ऐसी उस कुव्वत से लड़ रहे थे जिसने बस यहाँ पे फ़ैसला कर लिया है कि मैंने तो ज़मीन भी लेनी है, पानी भी लेना है, ये कारोबार भी करना है। हम समझते हैं वो हमारे लिए हमारा फ़ख्र है, लेकिन अवाम ज़िंदा नहीं रहेगी तो फिर उस फ़ख्र के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए 10 दफ़ा इज़्ज़त है उनके लिए। हम सॉलिडेरिटी में आज इंडिया के खिलाफ खड़े हुए हैं, एंड विल गो टू एवरी एक्सटेंट। अगर इंडिया ये समझते वो पानी बंद कर देगा, हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। आप देखें इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें, इन्हीं लास्ट डेज़ के अंदर हम एक हालत जंग में आ गए। वहाँ पर पूरे लोगों ने ये आवाज़ लगा दी कि पानी अगर मोदी बंद करते हैं हम उनके खिलाफ खड़े होकर लड़ रहे होंगे, क्योंकि हमारी इंटरनल लड़ाई किसी इदारे से नहीं है, हमारी पॉलिसी बेस्ड लड़ाई है। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये काम बराए मेहरबानी गलत है, इसको आप ना करें। रियासत माएँ, हमें अपनी माँ से प्यार चाहिए, वही थपकी चाहिए जो किसी को ज़्यादा दी जा रही है और किसी को कम दी जा रही है, तो वो बच्चा हाँ, कहेगा कि नहीं बराबर ये बड़ा चाहिए। गलत है। बराबरी में सबको डील करना चाहिए। अच्छा सर, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग या जो भी कैनाल्स हैं, इसका बेनिफिशियरी कौन है? जैसे कि अगर हम चोलिस्तान की बात करें तो दैट इज़ अ डेजर्ट, मतलब किसी की ज़मीनें नहीं, वहाँ पे आबादी कोई नहीं है, तो कौन अचानक से वहाँ पे मालिक बन गया, या स्टेक होल्डर कौन है जो कि उन ज़मीनों को आबाद करेगा? मलकियत किसकी रहेंगी वो? इसमें देखें बहुत सारी ज़मीनें तो वहाँ पे जो दी गई हैं बड़े अरसे से, तो वो किसी रिटायर्ड आर्मी को दी गई हैं, ऑफिसर को, और मेजरली उनकी ज़मीनें। और अब जो चीज़ें की जा रही हैं वो भी उन्हीं को कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए दी जा रही हैं कि भाई हमारी मिलिट्री अब कोई ये एग्रीकल्चर का बिजनेस भी संभाल ले। और ये कॉर्पोरेट फार्मिंग के ज़रिए बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है। खलीज कंट्रीज़ के बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको दी जाएगी। अब समझने की बात यह है कि इस कॉर्पोरेट फार्मिंग के इस पूरे कॉन्सेप्ट में कोई आम बंदा 1000 एकड़ से कम नहीं ले सकता, और जो दी जाएगी वो 5 साल के लिए दी जाएगी, और डेजर्ट एरिया को बनाने में भी 10 साल लग जाते हैं। और अगर कोई ले भी लेता है तो उसकी फर्दर लीज देना ना देना उस इदारे के हाथ में, और उसके लिए लोन भी आपकी बैंक से दिया जा रहा है। पंजाब में जैसे बैंक ऑफ पंजाब ने 1 बिलियन दिया है उस ज़मीन को बनाने के लिए, और ये कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आएगी, उन ज़मीनों पे हम ड्रिप सिस्टम लगाएंगे, तो उसके बेनिफिशियरी भी वो, फिर आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स कंट्रोल हो जाएंगी। एक तो पानी भी उधर जा रहा है, आपकी आबाद ज़मीन ख़त्म हो रही है। अब ये पूरे का पूरा हमला तमाम लोगों के ऊपर है कि ये नए बिज़नेस को अब फ़रोग़ किया जा रहा है, आपने कुछ और फ़रोग़ करना है। आप यहाँ पे वो ड्रिपिंग सिस्टम लगाएं, आप लैंड रिफॉर्म्स लाएं, अच्छी चीज़ हम लेके आते हैं, पहले भी थी। लोगों के पास इक्वल ज़मीनें रख दें, ज़्यादा 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ही ना हो किसी के पास, तो आपका फ्यूडलिज्म ख़त्म हो जाएगा। अगर आप आम तौर पे समझना चाहें, जिसको मेरे ख्याल से पहले भी कोशिश की जाती रही है, 1000 एकड़ तक की आई थिंक लिमिट है अभी भी। उसको कम से कम होना चाहिए, और फिर वो उन हारियों को देना चाहिए, उन छोटे ज़मींदारों को देना चाहिए जिनके आप बड़े ज़मींदार से छोटा ज़मींदार करते हैं। अब आपके पास हारी एक्ट भी है, उसके तहत भी आप उनको ज़मीन पहले देने के हकदार हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि अब अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग पे भी कोई चीज़ आती है तो वो 5 से 10% शायद पब्लिक को दी जाएगी, उसका 90% जो है वो इन्हीं इदारों को दिया जाएगा। और अगर वो 5-10% के नाम पे शुरू भी होता है तो उसके लिए भी पानी चाहिए। क्या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है? क्या आपके पास वाफर मिकदार में पानी है दरियाओं में? अगर नहीं है तो फिर वो पर्पस भी आपका फेल हो जाता है।
दूसरा, आपके कच्चे और इधर के एरियाज़ की ज़मीनें हैं जिनको अब लीज़ किया जा रहा है, वो भी गलत है। क्या आप क्या करना चाह रहे हैं? आप इन दरियाओं के इन एरियाज़ में क्या फर्दर कैंटोनमेंट्स बनाना चाहते हैं, कैंटोनमेंट्स फार्मिंग करना चाहते हैं? तो इन तमाम चीज़ों को कानून के ज़ाविये में देखने की ज़रूरत है। हर्ज नहीं है अगर कानून के हिसाब से चीज़ें हों, और जो पानी की मिकदार जो कॉर्ड्स के हिसाब से है और डेल्टा को मद्देनज़र रखते हुए करनी चाहिए। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपकी अवाम, एनवायरनमेंट दुश्मन पॉलिसीज़ हो जाएंगी, जिसको इफ़ेक्ट्स बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। आपका इकोसिस्टम सारे का सारा हिल चुका होगा। सर, लास्ट टाइम हमारी जो पॉडकास्ट हुई थी दैट वाज डेडिकेटेड टू 26वीं तरमीम, 26 अमेंडमेंट, और व्यूअर्स से भी मैं यही कहूँगा कि अगर वो इन डिटेल 26वीं तरमीम को समझना चाहते हैं, उस पर तबसरा सुनना चाहते हैं, तो मैं आई बटन में उस पॉडकास्ट का भी लिंक दे दूँगा, आप उसको ज़रूर देखें। एक काफ़ी डिटेल्ड पॉडकास्ट है 26वीं तरमीम को लेके। यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक उसके ऊपर जो पिटिशन्स फाइल हुई थी उनका क्या हुआ, और इन शॉर्ट अब तक क्या प्रोसेस है, कितनी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, कौन कौन से प्रोविंसेस में? देखें, अभी तक तो वो सिंध में इम्प्लीमेंट हुई है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हुई है। हम इस पूरे तनाजुर में इन सारी चीज़ों को इस धरने में भी हर जगह पे बात कर चुके हैं और पब्लिक कनेक्टेड है। एक मायूसी मुझे एक सेकंड के लिए महसूस नहीं हुई कि लोगों ने ये कहा हो हमारा पानी से लेना देना है, किसी और चीज़ से नहीं है। जब वहाँ पे आज़ाद अदलिया का नारा लगाया तो पब्लिक ने 2 हाथ ऊपर किए। जब वहाँ पीका की बात की तब भी 2 हाथ ऊपर किए। जब वहाँ पर ज़मीन बचाने की बात की तब भी 2 हाथ ऊपर किए। जब वहाँ पर पानी की इनकी बात की तब भी दोनों हाथ ऊपर थे। उन्होंने कहा कि हम सब एक चीज़ पे हैं फोकस। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध की बार की एक ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी हमारे पास है। 17 साल के बाद आपके पास वो यूनिटी फॉर्म हुई है इन तमाम चीज़ों के अंदर कि जिन्होंने फर्मली मेजॉरिटी के साथ एक्सेप्ट किया है कि ये चीज़ें गलत हैं। आज कल हमने एक रेजोल्यूशन, वो सुप्रीम कोर्ट की 7 रुकनी बेंच में 5 की मेजॉरिटी से जजमेंट आई है, मैं इस पे भी आपसे सवाल करूंगा। उसमें आप देखें कि आज सिंध बार काउंसिल ने पूरे इस टेन्योर में खामोशी रखते हुए आज उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन दे दी कि दिस इज़ अगेंस्ट द सुप्रीमेसी ऑफ सिविलियन, राइट। तो आप ये सोचें कि लोग अब महसूस करना शुरू हो गए हैं कि ये बड़ा गलत होता जा रहा है। और प्रोग्रेस ये है कि हमने पिटिशन्स अभी तक उनकी फिक्सेशन नहीं हुई है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि लार्जर बेंच होना चाहिए और उसमें वो जजेस नहीं होने चाहिए कि जो इसके ज़रिए अपॉइंट हुए हैं, बिकॉज दे आर पार्टी टू इट, इंक्लूडिंग सो मेनी पीपल जो कि इस सभी आ वक्त जाएंगे बेंच कर उसमें? सकते हैं। सब नहीं आते अभी फ़िलहाल, तो अगर वो चीज़ों को समझते हैं ग्रैंड और चीफ जस्टिस तो आ जाएंगे यस, उसमें। तो उनको नहीं होना चाहिए। नंबर 2, बट आई थिंक अभी ट्रस्ट देम, उनको भी अपने फेलो ब्रदर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। नंबर 2, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस हैं, 5 जजेस की पिटीशंस हैं, उसमें मैं पिटिशनर हूँ कराची बार से, वो अब हमने फ़ाइल कर दी है। उसमें आप देखें आर्टिकल 200 को कितना मिसयूज़ किया गया है। उसके बाद उन जजेस को ला के फ्रेश होता तो वो जूनियर मोस्ट हो जाते, 15 नंबर, 23 नंबर, और दूसरे बरस्तान से फिर वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें चला रहे हैं। आपके पास एक्टिंग जजेस को बिठाया हुआ है, जबकि वो राइटफुली हो सकते थे अल जहाद के लिहाज से। तो हम हर महाज पे लड़ रहे हैं, हमने कोर्ट्स को भी ओपन किया हुआ है, हम ट्रांसपेरेंट में वे में लड़ रहे हैं और प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। उसके रिजल्ट्स आप देखें, आपकी लाहौर बार उन लोगों से जीती है जो कि हामी थे 26वीं के, इस्लामाबाद उन लोगों के ख़िलाफ़ जीती है जो कि 26वीं के हामी थे, बलूचिस्तान में आपका वाइस चेयरमैन बैठा हुआ है, लाहौर की दोनों हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आप जीते हैं, और सारे अज़ला में। और इस वक्त पूरी की पूरी ये जो महाज था 12 अप्रैल का कन्वेंशन आप देखें, उसमें सब ने इस चीज़ को एग्री किया है कि हम रिजेक्ट करते हैं 26वीं तरमीम को। बाकी 2-3 लोगों का एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है या वफादारियाँ होती हैं, झुकाव होता है, यू कैन नॉट काउंट देम कि वो कोई बार एसोसिएशन रन कर रहे हैं। वी ऑल आर हेयर to serve and keep the institutions dignity high। 1 साल बाद शायद मैं नहीं होता, 2 साल बाद मैं नहीं होता ऑन द पोजीशंस, हम अगर नहीं लड़ते, लेकिन लोग ये ज़रूर देखेंगे कि इन्होंने बात सही की थी और ये कोर्ट्स में उन पे भरोसा करते हुए इसी नाकारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो कि लाया गया है, उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए।
विद ड्यू एक प्रोसेस लेके। तो उम्मीद बहुत अच्छी है, आगे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम समझते हैं कि रिजॉल्व बहुत जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि अब बार एसोसिएशंस दोबारा से उसी 2007 वाले मुझे पैराए में नज़र आ रही हैं, जिन्होंने एक चीज़ अडॉप्ट की है कि अदलिया को अब वकील ही बचा सकते हैं जिनके ऊपर आवाम का ट्रस्ट होता है। सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जो कि मैं देख रहा था, वहाँ पे पार्टी बनाया गया था बेसिकली सेक्रेटरी डिफेंस को। तो जज साहब ने इस चीज़ पे उसको नॉन मेंटेनेबल करके उसको डिसमिस कर दिया कि जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं ही इज़ सर्विंग आर्मी ऑफिशियल, और दैट्स वाई आर्टिकल 199 में वो पिटिशन मेंटेनेबल ही नहीं है। सो आप जनरल प्रैक्टिस में एक आम जो हमारी वकला की प्रैक्टिस होती है, इसमें क्या देख रहे हैं कोर्ट्स में, किस तरह से हम वकला को या लिटिगेंट्स को ये अमेंडमेंट अफेक्ट कर रही है? आप मुझसे नहीं, किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग वकील से पूछ लें, वो आपको जवाब दिए देगा कि एक अखबार में आई कि 17,000 पिटीशंस डिस्पोज ऑफ हुई हैं, और उनके ऑर्डर अगर आप पढ़ें उसमें नॉन प्रोसिक्यूशन डिस्पोजल लिखा होता है। हमारे पास कुछ जजेस ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने वफादारी का कलमा पढ़ के यहाँ पे अपने आप को बेच दिया है, और उनका काम सिर्फ ये रह गया है कि वो इसी तरीके से कहें कि क्योंकि ये इस इदारे से हैं, उस इदारे से हैं, 26वीं तरमीम की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में एंजॉय कर रहे हैं, आएँ 1 डेढ़ घंटे के अंदर अपना बोर्ड ख़त्म करें और चले जाएं और ज़िंदगी की आम चीज़ों को एंजॉय करें। तो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस बनना बहुत ज़रूरी है। अगर 26वीं तरमीम में इस तरह की प्रैक्टिस के जजेस बैठे रहेंगे, तो आप जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो भी एग्रीव्ड होते रहेंगे। आज आप होंगे किसी ओहदे में, पॉलिटिकली मिनिस्टर होंगे, लेकिन कल जब आप वकालत कर रहे होंगे या आप पिटिशनर बन रहे होंगे, आप कहेंगे, सर पे हाथ रखे हैं, बोलेंगे ये हमसे गलती हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये इफ़ेक्ट हमें 100% कर चुकी है। आपके पास हाई कोर्ट्स में अब वो लोग पिटिशंस लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर लगाते भी हैं तो वो नाउम्मीदी के साथ लगाते हैं कि हमें मालूम तो है कि होना क्या है, बट क्या करें, इसी जुडिशल सिस्टम में चलना है। तो उसमें ये नहीं है कि कुछ अच्छे जजेस हमारे हैं जो समझते हैं उस पे करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आपको कंट्रोल किया जाएगा, बेंचेस कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्म की जाएंगी, फिर उस चीज़ को देखते हुए वो हमेशा मोहतात रहते हैं, और जहाँ पर मोहतात रहने वाली कैफियत आ जाए तो वो जज कभी आज़ाद नहीं रहता। जैसे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का एक डिसीजन है कि जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, उनको नहीं कंट्रोल किया जा सकता, या मुत्तहिद आपके पास और जजमेंट्स हैं। तो ये सिचुएशन हमारे पास थोड़ी सी वर्स्ट है, जिसे मैं समझता हूँ कि आपको रिफॉर्म्स के साथ एक अच्छे जज ही ख़त्म कर सकते हैं, वरना गैर यकीनी कैफियत आपको इस इदारे को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। अच्छा सर, आज 8 मई है और हम कल 7 मई की एक सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पास हुई है मिलिट्री ट्रायल्स को लेके। तो इस पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये जजमेंट थी, इसमें बेसिकली वैलिडेट कर दिया गया है मिलिट्री ट्रायल्स को कि सिविलियंस के हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपसे जानना चाहूँगा, थोड़े बहुत फैक्ट्स एंड इसमें पहले क्या इसकी लिटिगेशन हिस्ट्री क्या रही और किस तरह से डिसीजंस को चेंज किया गया। इसमें एक 5 रुकनी बेंच ने 2023 में एक डिसीजन दिया था, जिसमें उन्होंने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल बंद कर दिया था कि ये नहीं हो सकता। एंड 23 इट वाज अ गुड 23 टाइम। 24 24 शायद डेट्स में मैं आई थिंक थोड़ा इट्स सा 24। वो कर, तो उसमें उन्होंने उस वक्त आपकी जुडिशरी थोड़ी सी अभी अमेंडमेंट्स किए, वो सब इन प्रोसेस थी। वो फिर प्रैक्टिस एक्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर प्रैक्टिस एक्ट के अपील के अंदर उसको चैलेंज किया हुआ था। कल एक डिसीजन आया तो इट वाज शॉक टू सी के वो 2 जजेस के अलावा बाकी सब ने इसको कहा कि नहीं ये किया जा सकता है। पर्टिकुलर इवेंट का जिक्र उन्होंने किया है, एंड बीइंग लॉयर आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पर्टिकुलर इवेंट, आई एम जस्ट ऑफ द व्यू कि आपने एक सिविलियंस के ट्रायल्स को, या मैं बात कर रहा हूँ किसी इदारे की बात कर रहा हूँ, और वो ला के उस बात को कहें कि आपने उस इदारे के ऊपर बात की थी, ये एफआईआर होती है। नहीं जी, अब ये सिविलियन हमारी कोर्ट में चलेगा। अब इसे कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब इसको जज बन के डिसाइड कर रहे होंगे, समझ रहे हैं? तो ये सिविलियन सुप्रीमेसी के खिलाफ है। हम इसकी कोर ऑफ द हार्ट में जाते हैं, इशू समझ ही आएगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स और कोर्ट को आज़ाद रखने के लिए कभी भी ये जुरिस्प्रूडेंस इवॉल्व ही नहीं हुई है, और हमारे पास मुतअद्दिद जजमेंट्स हैं।
अगर इस तरीके से होगा तो फंडामेंटल राइट्स हों, आपके सिविलियन राइट्स हों, या कोई क्राइम ऐसा हो जो जनरल लॉ में ट्राई किया जा रहा है, उसकी एप्लीकेशन यहाँ से कभी भी स्नैच कर दी जाएगी एक नोटिस पे, एक रिपोर्ट के ऊपर, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अपना काम करे, वकील अपना काम करे, पार्लियामेंट अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, और हमारे जो इदारे हैं वो अपना काम करें। दिस इज़ हाउ हमारी कौम तरक्की कर मुल्क कौम आपकी तरक्की करता है, और आप हमेशा इन सारे सेगमेंट्स के साथ दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, काफ़ी टाइम दिया आपने एंड इट वाज वंडरफुल डिस्कशन, नॉलेजेबल डिस्कशन। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।